सीए पर तो केजरीवाल और राहुल गांधी ने खूब हंगामा किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीए की तरह क्यों हमलावर नहीं हो रहे हैं केजरीवाल और राहुल गांधी? वजह क्या है? आइए आपको एक एक करके बताते हैं। देश के सबसे मुखर नेताओं में शुमार हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बड़े शान से दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के वॉल पर तो उन्होंने कल से और कल शाम के बाद से लगभग दर्जन भर ट्वीट कर दिए हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? जबकि सीए की अगर बात करें तो सीए के मुद्दे पर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आपत्ति जता दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर कहें कि चुनावी चंदे के धंधे का खेल अब सबके सामने आ चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, वहीं दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से टीएमसी का नाम सामने आता है, जबकि कांग्रेस को तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है। केजरीवाल लगातार सीए के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं, लगातार लिख भी रहे हैं, कांसीराम एडमिरल रामदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा को नमन भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हो सकता है कि केजरीवाल इस मसले को पहले ठीक से जांच परख लेना चाहते हैं और उसके बाद तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल कुछ इस मसले पर बोले। राहुल गांधी का भी यही हाल है। राहुल गांधी महिलाओं, किसानों, मजदूरों को न्याय दिलाने में व्यस्त हैं। जाहिर है कि वो अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची का अभी तक ढंग से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। लग ये रहा है कि इस सूची का ढंग से अध्ययन करने के बाद ही उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बनाकर ही वो इस मसले पर बोलेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह भी हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने लायक ही नहीं है? आम जनता तो पहले से ही इस बात को समझती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत बड़े बड़े खेल होते रहे हैं। जिस पार्टी के सत्ता में आने की ज्यादा उम्मीद रहती है, पूंजीपति लोग उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल दिया करते हैं। चुनावों में काले धन को भी खपाया जाता रहा है और अब सरकार ने सब कुछ क्योंकि डिजिटल कर दिया है, तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पूंजीपति इसी चक्कर में देते थे कि अपने मन माफिक नीतियां बनवाकर अपने हिसाब से अपने कामों को एग्जीक्यूट कराएंगे। अब इतनी साफगोई जरूर हो गई है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था इस संबंध में रिपोर्ट मांग ले तो सब कुछ जगजाहिर हो जाएगा, जो भी है वो सामने आ जाएगा, यानी कि पोल खुल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जमकर दुरुपयोग भी होता रहा है। जिस तरह से ईडी के छापों के आरोपी लॉटरी किंग ने बॉन्ड खरीदे, या फिर जिस तरीके से वैक्सीन किंग के बॉन्ड खरीदने और वैक्सीन बेचने पर फैसले हुए हैं, वे इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकार के संदेह को और ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टियों को मिले चंदे की रकम में बहुत गड़बड़ी दिखाई दे रही है और इसके अलावा जिन लोगों या फिर कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। कई नामी गिरामी बिजनेसमैन के नाम होने का भी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जब सामने आई तो अनुमान जताया जा रहा था कि नाम भी सामने उनके आएंगे, लेकिन उनका नाम इस सूची में नहीं था। अब सवाल यह भी है कि क्या शेल कंपनियों के नाम से फंड आए हैं? कांग्रेस का शासन तो कई राज्यों में है, लेकिन टीएमसी की सरकार तो एक ही राज्य में सिमटी हुई है, फिर भी टीएमसी को कांग्रेस से कहीं ज्यादा फंड मिला है। यही हाल बिहार का भी है। बिहार में भले ही जेडीयू तीसरी बार से लगातार सत्ता पर काबिज रही हो, लेकिन फंड आरजेडी को ज्यादा मिले हैं। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी भी उपलब्ध कराने के आदेश अब दिए हैं। अब यह जानकारी भी सबके सामने आएगी। उम्मीद है कि जल्द ही जनता के सामने बहुत से और भेद खुलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का विवाद सभी राजनीतिक दलों के लिए अब मुश्किल खड़ी कर सकता है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर चंदे को लेकर सभी दलों में गड़बड़ी जरूर देखने को मिल रही है। शायद यही कारण है कि सभी दल डरे भी हुए हैं, क्योंकि सभी ने अज्ञात स्रोतों से चंदा लेकर खर्च कर दिया। एनडीआर ने अपनी रिसर्च में यह पाया था कि कुल चंदे में 82% रकम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली है, और अब ये जो जानकारी नहीं है वो पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि इस पर भी पार्टियों से सवाल पूछा जा सकता है।